हेलो मेरे प्यारो, कैसे हो आप लोग। आज हम शुरू करेंगे 11th की बायोलॉजी को और शुरुआत करेंगे शुरू के चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सवाल है कि लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर है। हमारे अराउंड जो लिविंग है या लिविंग वर्ल्ड कह सकते हो आप है, उसको हम नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। यह है वो सवाल जो मचाएगा धमाल। इस चैप्टर में हम 5 फीचर्स को देखेंगे: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। हम देखेंगे कौन सा फीचर सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और कौन सा फीचर वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का। अब मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक और वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में क्या अंतर है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो हो सकता है जो सारे यानी 100% लिविंग बींग्स में प्रेजेंट हो और 0% नॉन लिविंग में प्रेजेंट ना हो। और अगर बात करें वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, वो ऐसा फीचर होगा जो 100% लिविंग में हो और किसी भी नॉन लिविंग में प्रेजेंट ना हो। तो सबसे पहला फीचर दिया गया है ग्रोथ। अब हमें पता लगाना है कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का। ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर कोई एक बार ग्रो कर गया तो वापस नहीं आ सकता। एक बच्चा अगर बड़ा हो चुका तो दोबारा बच्चा नहीं बन सकता है ना। इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन हाइट एंड नंबर ऑफ सेल्स, या आप कह सकते हो मास। ग्रोथ हुई है कैसे पता चलेगा। किसी की भी हाइट या मास बढ़ा है तो हम बोलते हैं उसने ग्रोथ की है। तो क्या ग्रोथ सिर्फ लिविंग बींग्स में होती है? क्या ये वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बींग्स का? और जवाब है नहीं। क्यों? देखिए, मान लीजिए आपने 10 साल पहले एक पहाड़ विजिट किया था और आपने उसे दोबारा विजिट किया 10 साल बाद, आजकल में ही किया, तो क्या उस पहाड़ के ऊपर कुछ सॉइल लेयर्स डिपॉजिट नहीं हुई होंगी? बिल्कुल हुई होंगी। उसके ऊपर मटेरियल डिपॉजिट हुआ, उसकी हाइट और मास दोनों बढ़ गए। इस तरह से ग्रोथ 100% लिविंग में तो है पर कुछ नॉन लिविंग्स में भी होती है। एंड दैट इज व्हाई ग्रोथ कैन नॉट बी वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग्स। दूसरा फीचर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है पेरेंटल ऑर्गेनिज्म या पेरेंटल ऑर्गेनिजम्स से। रिप्रोडक्शन दो तरह से हो सकता है, पहला सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स बनाएंगे और दोनों हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होकर डाइप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे जो आगे चलकर बेबी बनेगा। और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फर्टिलाइजेशन एक वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स की हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और अगर इंसानों के गैमेट्स में भी 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे तो जाइगोट में 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, विच वुड बी एन एबनॉर्मल कंडीशन। इसीलिए ह्यूमन बींग्स के गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जो फ्यूज होकर जाइगोट बनाएंगे जिसमें 46 ही क्रोमोसोम होंगे। एंड दिस विल बी नॉर्मल कंडीशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, एग्जाम्पल बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन एटसेट्रा। एक ही पेरेंट के होने के कारण वेरिएशन नहीं आते और ऑफस्प्रिंग मॉर्फोलॉजिकली और आइडेंटिकली सिमिलर होता है जिसे हम क्लोन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं बिकॉज ऑफ इन्वॉल्विंग ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। तो अब सवाल आता है कि क्या रिप्रोडक्शन वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का? जवाब है नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन 100% लिविंग बींग्स नहीं कर सकते। जैसे म्यूल जो कि डंकी और हॉर्स की मीटिंग का प्रोडक्ट है, ये स्टेराइल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और वर्कर बीज इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो रिप्रोडक्शन को 100% लिविंग नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सच है कि कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। हेंस रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी वेल डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। तीसरा फीचर हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। अब हमें चेक करना होगा कि मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर या फिर एक वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग बींग्स का या नहीं। तो हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सबको एक साथ मेटाबॉलिज्म बुलाते हैं। इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में डिवाइड भी कर देते हैं। हमने मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट बना दिए, एक में जो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होंगी उन्हें डाल दिया और दूसरे पार्ट में हमने डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को डाल दिया। तो एनाबॉलिज्म, अब आते हैं एनाबॉलिज्म पे। एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म में सारी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस आती हैं, यानी एनाबॉलिज्म इज कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें वो सारी केमिकल रिएक्शंस आएंगी जिनमें कुछ ना कुछ बने। अब अगर हमें कुछ बनाना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। मम्मी को अगर खाना बनाना हो तो फ्यूल यानी एलपीजी की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। इन रिएक्शंस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यूजुअली हीट की फॉर्म में। हेंस दे आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिनमें हीट अंदर जाए, एंडोथर्मिक।
इसका एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, हायर प्लांट्स। उसमें क्या होता है, CO2, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बनाते हैं ग्लूकोज विच इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन विच इज O2। ठीक है, अब आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस आती हैं, यानी कैटाबॉलिज्म इज डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आती हैं जिनमें सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन हो स्मॉलर सब्सटेंसेस में। अब भाई अगर बम फूटेगा ना तो एनर्जी तो बिल्कुल निकलेगी, है ना। तो इन रिएक्शंस में एनर्जी निकलती है यूजुअली हीट की फॉर्म में, हेंस दे आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और आपका इसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज यानी C6H12O6 का ब्रेकडाउन होता है इनटू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में। चौथा फीचर आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी सेल्स की बनी होना। एंड वी नो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने हुए हैं और कोई भी नॉन लिविंग थिंग सेल की बनी हुई नहीं हो सकती। सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड ओनली लिविंग बीइंग्स। और ये बात हम 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इस तरह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा वेल डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है लिविंग बीइंग्स का। अब आता है लास्ट फीचर, कॉन्शियसनेस। इट इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और यू कैन से स्टिमुलस। ये एक एबिलिटी है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए। कॉन्शियसनेस के दो फीचर्स होते हैं, स्टिमुलस यानी रिस्पॉन्ड कराने वाला और रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है, बस शर्त यह है कि उसे देखकर, सुनकर, छूकर हम रिस्पॉन्ड करें। इट कैन बी फिजिकल जैसे लाइट, केमिकल जैसे विनेगर, बायोलॉजिकल जैसे पोलन ग्रेन्स एटसेट्रा। रिस्पॉन्स तो सिंपली इंस्टेंट रिएक्शन को ही कहा जाता है। कॉन्शियसनेस में एक और टर्म आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। इट इज द अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, अपने बारे में जागरूक होना सेल्फ कॉन्शियसनेस कहलाती है। इट इज कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, ये कॉमन है ह्यूमन बीइंग्स में। तो अब सवाल आता है कि क्या कॉन्शियसनेस 100% लिविंग और 0% नॉन लिविंग में है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। पर ध्यान रहे कि सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमन बीइंग की खासियत है और ये जानवरों जैसे कुत्तों में नहीं पाई जाती। एक कुत्ता अपने बारे में जागरूक नहीं हो सकता, वो और वहीं एक इंसान अपने बारे में जागरूक होता है। Hence, consciousness becomes well-defining characteristic feature of living beings. Now, a question for you. Among A and B, which area has more biodiversity? A में और B में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कौन से एरिया में है? अब आप ए में नोटिस करेंगे कि रेड वाले हैं एक और एक ग्रीन वाले हैं, सिर्फ 2 तरह के हैं। और बी में नोटिस करेंगे भले ही बी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम है लेकिन 3 तरह के हैं, एक ग्रीन वाले हैं, एक ब्लू वाले हैं और एक रेड वाले भी हैं। तो इसका मतलब बी में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हुई। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कभी काउंट नहीं होते, नंबर ऑफ स्पीशीज या टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमेशा काउंट होते हैं। ओके, जब इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं तो उन्हें ऐसा नाम भी देना होगा जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हो। यानी हम कुत्ते को कुत्ता कह रहे हैं, क्या पता हमारे से दूसरे स्टेट में कोई कुत्ते को पता नहीं क्या कह रहा हो, दूसरी कंट्री में अगर जाएंगे तो पता नहीं क्या नाम मिले। तो इसलिए नोमेनक्लेचर एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस बन जाता है। नोमेनक्लेचर नामकरण करने का प्रोसेस है इन सच अ वे दैट कि वो ऑर्गेनिज्म ग्लोबली एक ही नाम से जाना जाए, मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे फर्दर स्टडीज में। ये नामकरण करने का आइडिया सबसे पहले कार्लस लिनियस दादा ने दिया था और बाद में इन्होंने कहा कि हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर देंगे और किसी भी स्पीशी की साइंटिफिक नेम में 2 टर्म्स होंगे। जैसे होमो सैपियंस, मैंजीफेरेंडी का साइंटिफिक नेम का पहला कंपोनेंट जीनस बताएगा और दूसरा कंपोनेंट स्पीशी के बारे में बताएगा। और ये जो है हमारे कार्लस लिनियस दादाजी, ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ नोमेनक्लेचर या टैक्सोनॉमी। अब ICBN और ICZN ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ICBN हो गया, है ना, कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड इंफॉर्मेशन अबाउट बॉटनी, है ना। और ICZN जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये रिकॉर्ड रखता है नेमिंग के, एनिमल की नेमिंग का, है ना। एनिमल से रिलेटेड जो भी नेमिंग्स होंगी, जो भी नोमेनक्लेचर होगा, उनके नाम का मतलब सारा रिकॉर्ड। प्लांट का अगर बात करें तो ICBN के पास, और अगर एनिमल्स की बात करें तो ICZN के पास होगा, है ना। अब नीचे कुछ मेथड्स दिए गए हैं, 4 मेथड हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखने के लिए।
जो सारे साइंटिफिक नेम्स होंगे, ऑल द साइंटिफिक नेम्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स मतलब जितने भी साइंटिफिक नेम हैं वो एक डेड लैंग्वेज लैटिन से, मतलब क्योंकि अब उसमें फर्दर कुछ चेंजेस नहीं होंगे, वो लैंग्वेज मर चुकी है, मतलब ये नहीं कि वो जिंदा नहीं है अब, इसका मतलब है कि वो लैंग्वेज कंप्लीट है, मतलब उसमें अब फर्दर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए जितने भी साइंटिफिक नेम्स होंगे वो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाएंगे और इटैलिक्स में लिखेंगे उन्हें। फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा, सेकंड पे आ जाइए, फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड कंपोनेंट जो होगा नेम का वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज ऑलवेज कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशी इज ऑलवेज स्मॉल, है ना, ये इस बात का ध्यान रखना है। अगर होमो सैपियंस हम लिख रहे हैं तो एच हमेशा कैपिटल होगा और एस हमेशा स्मॉल होगा। व्हेन हैंडरिटन इट इज अंडरलाइंड सेपरेटली, और अगर हम हाथ से लिख रहे हैं साइंटिफिक नेम तो हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना है जीनस को भी और स्पीशी को भी। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? अब अगर मान लीजिए एक स्कूल में 2000 बच्चे हैं, अब उन बच्चों को हम अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे या सारे बच्चों को अलग अलग पढ़ाएंगे? सोचो, ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को क्लासिफिकेशन करने से हमें आसानी हो जाती है बच्चों को समझने में, कौन सा बच्चा साइंस पढ़ेगा, कौन सा बच्चा कॉमर्स पढ़ेगा, जितने बच्चे साइंस पढ़ेंगे उनकी एक क्लास बना दो, जितने बच्चे कॉमर्स पढ़ेंगे उनकी एक क्लास बना दो, इस तरह। यही तरीका हम अप्लाई करते हैं बायोडाइवर्सिटी पर। हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, जो हमें कैरेक्टर्स ऑब्जर्व हुए उनके आधार पर हमने उन्हें अलग अलग क्लासेस में बांट दिया। एक जैसा कैरेक्टर पोजेस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को एक क्लास में रखकर हम अपनी स्टडी को आसान बना लेते हैं, है ना भाई? ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग पढ़ने से कई जगह बेटर है कि हम क्लासिफिकेशन करके ही उन्हें पढ़ें। टैक्सोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन और उससे रिलेटेड टर्म्स के साथ डील करते हैं। सिस्टमैटिक्स एक टर्म है जो कार्लस लिनस दादा ने ही दी थी, जिसमें हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर की भी बात करते हैं। कार्लस लिनस दादाजी ने एक और बुक भी लिखी थी, सिस्टमा नेचुरा, जिसमें उन्होंने नोमेनक्लेचर डिस्कस किया था, और जूलियस हक्सरी ने न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म दी थी। स्पीशीज इज द वेरी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे बेसिक यूनिट कह सकते हो आप स्पीशीज होती हैं। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फंडामेंटली सिमिलर एंड कैन इंटरब्रीड विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन के केपेबल जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे हम उन्हें एक स्पीशी का दर्जा दे देंगे। जैसे कि लॉयन एक स्पीशी है, ह्यूमन बींग्स स्पीशी हैं, बुफेलो स्पीशी है, इस तरह से। जीनस, जीनस क्या होगा? जीनस में वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे एक जैसा जीनस जिनका होगा जो रिलेटेड हो आपस में, जैसे कि लॉयन एंड टाइगर काफ़ी हद तक एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, इसलिए इनका जीनस एक ही है जो कि है पैंथेरा। फिर आती है आपकी फैमिली। फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, जो एक जैसे जीनस होंगे वो एक फैमिली में आ जाएंगे, जैसे कि एग्जांपल फेलिस एंड पैंथेरा। मैंने पैंथेरा आपको बताया, टाइगर का लॉयन का एक ही जीनस है पैंथेरा, और फेलिस, फेलिस है कैट का जीनस। कैट का और टाइगर का जीनस फेलिडी फैमिली में आता है, क्योंकि कैट और टाइगर काफ़ी हद तक देखने में भी एक जैसे ही लगते हैं, है ना, देखा होगा आपने, एक जैसे ही लगते हैं। फिर आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, एक जैसी फैमिलीज, रिलेटेड फैमिलीज एक ऑर्डर में आ जाएंगी। जैसे कैट और डॉग की फैमिली काफ़ी सिमिलर है, किस तरह? क्योंकि दोनों फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं ना दोनों ही। कैनिडी और फैलिडी एक ही ऑर्डर है जो कार्निवोरा, क्योंकि फ्लैश खाते हैं तो इन्हें एक ही ऑर्डर में डाल दिया जो है कार्निवोरा। एक और ऑर्डर आता है जो है आपका प्राइमेटा। प्राइमेटा वो होंगे जिनकी बॉडी पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होती है, जैसे मंकी, चिंपांजी, ह्यूमन बींग्स वगैरह। अब आती है क्लास। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, जो भी एक जैसे ऑर्डर होंगे वो एक क्लास में आ जाएंगे। जैसे कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों में मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए ये चीज़ सिमिलर है, इसलिए एक ही क्लास में है जो है मैमेलिया। फिर आता है फाइलम। फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, एक जैसी क्लास एक फाइलम में आ जाएंगी, जैसे मैमेलिया, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। एम्फीबियंस होंगे लैंड और वाटर दोनों पे रहने वाले, और रेप्टाइल्स होंगे रेंगने वाले। ये तीनों क्लास एक ही फाइलम में है, इनमें सिमिलरिटी है नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ह्यूमन बीइंग के पास नोटोकॉर्ड होती है ना, जो कि बड़े होने पर वर्टिकल कॉलम में बदल जाती है, ठीक है। इनकी फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, ये सब कॉर्डेटा में आ गए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। और एक और फाइलम है उन सब ऑर्गेनिज्म की जिनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं है, इन्हें कह देंगे इनवर्टिब्रेट्स। फिर आती है आपकी किंगडम।
किंगडम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स, एक जैसी जो फाइलम्स होंगी उन्हें एक किंगडम में डाल देंगे। जैसे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स एक ही किंगडम में है जो है एनिमिलिया, बिकॉज बोथ द फाइलम्स आर एनिमल, क्योंकि हैं तो दोनों एनिमल्स ही। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। ठीक है, सातों ऑब्लिगेट कैटेगरीज में से एक को टैक्सोन कहेंगे। जैसे एक अकेले हम फाइलम की बात करें तो फाइलम एक टैक्सोन है और इसका प्लूरल होगा टैक्सा, जैसे कि क्लास स्पीशीज मिलके टैक्सा हो गए। अब सवाल आता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जो आज के टाइम पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका बेसिस क्या है। तो कुल मिला के 3 पॉइंट्स हैं, आपको याद भी रखने हैं। ठीक है, पहला आता है सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, फिर आता है सेल की इंफॉर्मेशन और फिर आता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। ये क्या है? ये ऐसे कुछ हथियार हैं, ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से हम टैक्सोनॉमी को समझ सकते हैं। ठीक है, उसकी फर्दर स्टडीज के लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्लासिफिकेशन को समझने में, एक ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में टैक्सोनॉमिकल एड्स हमारे बहुत काम आते हैं। ये ऐसे सोर्सेज हैं जिनके आधार पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। पहला टैक्सोनॉमिकल एड आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है, मैं आपको अभी बताऊंगा। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हर एक क्लाइमेटिक कंडीशन में इजीली सर्वाइव नहीं कर सकते, वह एक रीजन के लिए एंडेमिक है। तो साइंटिस्ट लोग उन एंडेमिक प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को कुछ को ले आते हैं, जैसे कि स्टेम लिया है या फिर लीव्स वगैरह लिया है, और उन्हें हर्बेरियम शीट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। ठीक है, फॉर फर्दर स्टडीज। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ डेड प्लांट्स फॉर वेरियस पर्पजेज, वो वेरियस पर्पजेज फॉर फर्दर इम्प्लीमेंटेशंस और फर्दर स्टडीज हो सकते हैं। दूसरा आता है बोटेनिकल गार्डन। इसके अंदर हम लिविंग प्लांट्स को रखते हैं, यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। हर प्लांट के ऊपर उसका साइंटिफिक नेम और अदर इन्फॉर्मेशन भी लिखी होती है। तो फेमस बोटेनिकल गार्डन मैं आपको बता दूं, एक तो है क्यू इंग्लैंड में और एक है हावड़ा इंडिया में। इनफैक्ट क्यू इंग्लैंड सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है पूरे वर्ल्ड का। तीसरा आता है म्यूजियम। यहाँ पे डेड प्लांट्स और एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स को रखा जाता है एक ग्लास के जार में, फॉर्मन लिक्विड के अंदर। आपने अपने स्कूल की बायोलॉजी लैब में भी अक्सर कर देखा होगा कि ग्लास में रखे रहते हैं स्पेसिमेंट्स, है ना। तो वो जो लिक्विड होता है वो उन स्पेसिमेंट्स को डिके नहीं होने देता, जिससे वो डिके होने से बच जाए। है आपको जूलॉजिकल पार्क्स, यहाँ पे लिविंग एनिमल्स मिलते हैं अलॉन्ग विद द प्लांट्स, क्योंकि अपने नेचुरल हैबिटेट में मिलते हैं वो एनिमल्स। एक पर्टिकुलर एनिमल के हैबिटेट के बारे में भी पता लगाया जा सकता है जूलॉजिकल पार्क्स की मदद से। हमारा कीज, इट इज कॉल्ड एनालिटिकल टूल। एनालिसिस करने में ये हेल्पिंग होता है। सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के आधार पर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करते हैं। एम्फीबियंस में ले लीजिए नोटोकॉड आएगा, मोइस्ट स्किन आएगा। टाइगर और फ्रॉग हमने दो ऑर्गेनिजम्स ले लिए, है ना। अब हमें इन्हें डिफरेंशिएट करना है, तो नोटोकॉड इसमें है, मोइस्ट स्किन इसमें नहीं है टाइगर में, नोटोकॉड फ्रॉग में है, मोइस्ट स्किन भी फ्रॉग में है। तो इस आधार पर हम इन्हें डिफरेंशिएट कर देंगे। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।